Hello, hi everyone. How are you all? I hope you all are doing well. So welcome to my channel that is NEET Biology Unplugged. So after a long time resuming with the cell part, I know जब circulation चल रहा था तो सिर्फ circulation चल रहा था. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम क्या सेल का पार्ट भूल गई कंप्लीट करना हो. बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ, सब याद रहता है. बट yes, I was focusing more on circulation because of time limit. दोनों चीजें अपलोड नहीं हो पा रही. तो अब थोड़ा सा मुझे एक दिन टाइम मिला तो मैंने सोचा क्यों ना हम न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में पढ़ लें एंड अपलोड कर लें. सो क्या करेंगे आज हम पहले न्यूक्लियस पीपीटी से पढ़ेंगे सो दैट आपको सारे स्ट्रक्चर्स अच्छे से दिख जाए बराबर से. एंड देन वी आर गोइंग टू गो बैक टू अवर एज यूजुअल द बाइबल टाइप ऑफ बायोलॉजी दैट इज योर एनसीईआरटी. ठीक है, फिर हम एनसीईआरटी पे जाएंगे और एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट से आपको बता देंगे. चलो, सो न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. तो न्यूक्लियस जो होता है इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. हम क्या कहते हैं बेटा उसको? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. बिकॉज न्यूक्लियस के बगैर तो ऑब्वियसली सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा. एंड न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड किया था? जल्दी से बताओ, मैंने आपको बताया हुआ है. न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. तो रॉबर्ट ब्राउन ने हमें 1831 में न्यूक्लियस के बारे में बताया था. किस पे डिस्कवर किया था, किसी को याद है? यस, ऑर्किड रूट. एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑर्किड रूट पे उन्होंने डिस्कवर किया था. अगर हम न्यूक्लियस की बात करें ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, बिकॉज हम न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम दोनों चीज कंसिडर करेंगे. हम प्रोकैरियोटिक सेल के भी न्यूक्लियस को कंसिडर करेंगे एंड यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को भी कंसिडर करेंगे. तो बेटा जो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल का होता है उसको हम ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहते. क्या कहते हैं? नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहते. बिकॉज ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल जैसा दिखता है. दिख रहा है आपको? तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जो कि साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली सस्पेंडेड है. सी, जो न्यूक्लियस जो होता है उसके आजू बाजू मेम्ब्रेन होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए. बट प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे ही ओके, इट इज जस्ट सस्पेंडेड. वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसके आजू बाजू कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है. प्लस वो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है एंड इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड. क्या कहते हैं बेटा इसको? न्यूक्लियोइड. तो प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, जो कि साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड है, आजू बाजू कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. ठीक है, एंड ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है. अब आते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में. तो यूकैरियोटिक में प्लांट एंड एनिमल सेल बोथ हैव अ ट्रू न्यूक्लियस. अब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है? ट्रू न्यूक्लियस मतलब जिसमें आजू बाजू मेम्ब्रेन है, अंदर क्रोमोसोम्स है. ओके, तो खैर हम न्यूक्लियस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. सो आई एटलीस्ट अंडरस्टैंड दैट कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस एंड अ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस. प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इज नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम एक्चुअली न्यूक्लियस कहते हैं. क्यों कहते हैं, चलो पढ़ते हैं. अब ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है? ऐसा न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल. क्या होता है बच्चा? जेनेटिक मटेरियल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी एंड वेरिएशन. विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? हेरिडिटी एंड वेरिएशन. तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है फ्रॉम इट गोज फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन, राइट? प्लस हमारे और हमारे पेरेंट्स में जो भी वेरिएशन है, ऑब्वियसली वी डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक देम, राइट? हम में और उनमें काफी अंतर है लुक वाइज, जेनेटिक वाइज मींस कुछ चीजें, बट फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ज्यादा डिसिमिलैरिटीज होती है, कुछ सिमिलैरिटीज भी होती है. तो जो डिसिमिलैरिटीज है उसको हम कहते हैं वेरिएशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, So now let us learn more about the nucleus. तो सबसे पहले नंबर की बात करें तो आप सोच रहे हो यार न्यूक्लियस तो एक ही होता है, तो मैम नंबर के बारे में क्यों बता रही है? देखते हैं. नंबर, साइज एंड पोजीशन, तीन चीजें हम पढ़ेंगे. चलो, तो नंबर की बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है, ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, करेक्ट? तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं ई न्यूक्लिएट. क्या कहते हैं बेटा ऐसे सेल्स को? हम ई न्यूक्लिएट. तो ई न्यूक्लिएट वो सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. तो नो न्यूक्लियस तो ई न्यूक्लिएट. तो जैसे कि आपके आरबीसी. फिर ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें एक न्यूक्लियस होता है, तो हमारे प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, करेक्ट? एंड ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जिनमें बाई न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब दो न्यूक्लियस होता है. सो एग्जाम्पल ओवर हियर इज पैरामीशियम.
ठीक है। तो पैरामीशियम इज एन एग्जाम्पल जहां पर दो न्यूक्लियस मिलते हैं। ये देखो एक मैक्रो न्यूक्लियस है, एक माइक्रो न्यूक्लियस है। और ऐसे भी सेल्स होते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मींस उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, राइट, मेनी न्यूक्लियस। तो वो हो गए आपके मसल्स, ट्राइएटेड मसल, यस और नो। तो नंबर वाइज भी आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी है, खैर जब मैं आपको एनसीईआरटी रिवाइज कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी द ब्यूटिफुल पीपीटी सो दैट ऑब्वियसली आपको एक मतलब कोई भी चीज को हम जब विजुअलाइज करते हैं, आई फील दैट इज समथिंग जहां पर चीजें यू नो गो इनटू योर हेड, राइट। बट यस आई वुड से दैट एनसीईआरटी भी उसी वक्त बच्चों को अगर हम पढ़ा देते हैं तो आपको अच्छा होता है। आप सोच रहे हो कि मैम कर क्या रही है, कुछ नहीं, मैम को हो गई है सर्दी हर वक्त होती रहती है, ओके। चलो, तो अब आते हैं शेप एंड साइज के बारे में। तो रेंज जो होता है वो यूजुअली 5 UM to 25 UM होता है, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ डिफरेंट सेल्स। जो शेप होता है वो अलग अलग सेल्स में अलग अलग होता है। अगर आप देखो तो स्मूथ सेल में ये देखो स्पिंडल शेप का है, राइट, ओवम में ऐसा लार्ज है, बोन सेल है, दिस इज फैट सेल। तो हर एक का जो शेप है, साइज है, वो डिफरेंट होता है। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन भी कितने सेल्स होते हैं जिनमें सेंटर में होता है, कितने सेल्स होते हैं जिनमें पेरीफेरी में होता है, टुवर्ड्स द एंड। ये देखो फैट सेल में कैसे एंड में है, टुवर्ड्स द पेरीफेरी है। तो पोजीशन भी जो है वो थोड़ी बहुत वेरी करती है। तो शेप भी वेरी करता है, पोजीशन भी वेरी करती है। सो पोजीशन में सेंटर हो गया आपके नॉर्मल सेल्स, ठीक है, पेरीफेरी में हो गया आपके फैट सेल्स। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर थोड़ा थोड़ा, okay. So now structure of nucleus of a eukaryotic cell become distinct in a non-dividing cell or during interphase. Very 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 important MCQ. मतलब ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आपको पूछा जा सकता है कि भाई अगर तुमको स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को स्टडी करना है तो आप सेल को कौन से फेस में स्टडी करोगे। तो बेटा आप सेल को इंटरफेस में स्टडी करोगे, बिकॉज वहां पे सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रॉपरली अपीयर्ड होते हैं, ठीक है। तो आप हम कभी भी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को अगर हमें स्टडी करना है तो वो कब करना है, हमें स्टडी करना है ड्यूरिंग इंटरफेस। अब इंटरफेस का जो न्यूक्लियस है वो कैसा दिखता है। इंटरफेस का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये देखो न्यूक्लियर एनवलप है, ओके, द कवरिंग अराउंड द न्यूक्लियस जिसको आप न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। फिर उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है जिसको आप न्यूक्लियोलस कहते हैं, ये देखो दिख रहा है न्यूक्लियोलस। and you also have chromatin material which is nothing but your genetic material. So interphase के न्यूक्लियस में क्या क्या है, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन which is the genetic material. अब एक एक को फिर से डिटेल में लेते हैं। हमको तीन चीजों के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियर एनवलप के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ना है एंड क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में, ठीक है। समझ में आ रहा है, लिंक आ रहा है सब कुछ, ओके। तो अब आते हैं न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप को बेटा हम कार्योथीका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा हम इसको, कार्योथीका, ओके। इसीलिए तो देखो न्यूक्लियर डिवीजन को कार्योकाइनेसिस कहते हैं, करेक्ट। तो वैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप को हम कार्योथीका कहते हैं। तो दिस इज द कार्योथीका, ओके। तो न्यूक्लियर एनवलप जो है वो भी एक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है। 1 सेकेंड। तो न्यूक्लियर एनवलप क्या है, न्यूक्लियर एनवलप इज अ डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियर एनवेलप एक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अराउंड होता है, ठीक है। सी यू कैन सी, एंड जो दोनों मेम्ब्रेन्स है दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय पेरीन्यूरल स्पेस व्हिच इज अराउंड 10 to 15 नैनोमीटर। तो दो मेम्ब्रेन्स है, ये देखो, अगर आप देखो तो ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप है, ये देखो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में गैप है। ये देखो ये वाली, अगर हम इमेज वाइज में जाए तो ये देखो एक आउटर मेम्ब्रेन है, दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, और जो बाहर वाली है वो इनर मेम्ब्रेन है। ये देखो ये वाली आउटर मेम्ब्रेन और ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। आई यूज अनदर हाइलाइटर, ये देखो ये है आउटर एंड ये है इनर, दिख रहा है। तो बीच में दोनों के स्पेस है जिसको आप कहते हो पेरीन्यूरल स्पेस विच इज अराउंड 10 to 15 नैनोमीटर। कितनी है, 10 to 15 नैनोमीटर। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कनेक्टेड होती है टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट प्लेसेस। जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तब क्या पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
टू द सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए तो वो आपके सेल को स्ट्रक्चर दे रहा था, सपोर्ट दे रहा था, करेक्ट। तो वही चीज आज फिर हम पढ़ रहे हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है, ये कनेक्टेड होती है टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो, ये कनेक्टेड कैसे होती है टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट प्लेसेस। प्लस इट ऑल्सो हार्बर्स राइबोसोम्स, ठीक है, इट ऑल्सो हार्बर्स राइबोसोम्स ऑन इट। ये देखो ऐसे। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है इज लाइंड बाय न्यूक्लियर लैमिना, a network of protein fibers that help in maintaining shape of nucleus। ये व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इमेजेस में, ये देखो ये वाले। तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना, जो कि क्या है आपके, कुछ अलग नहीं है, दीज आर प्रोटीन फाइबर्स जो कि न्यूक्लियस को शेप दे रहे हैं। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ये देखो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है न्यूक्लियर लैमिना, इनर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर लैमिना विच गिव सपोर्ट टू द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। एंड जो टू मेम्ब्रेन है, ओके, ये दोनों मेम्ब्रेन है with the perineuronal space, perineural nuclear space help in separating nucleoplasm to the cytoplasm. So the liquid inside the nucleus is called as nucleoplasm. The liquid inside the cell is called as cytoplasm. तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने में हेल्प करती है। ओके, सो न्यूक्लियर लैमिना, जैसे कि मैंने आपको बोला कि दिस इज जस्ट मेड अप ऑफ प्रोटीन, एसिड प्रोटीन, या फिर आप इतना भी याद रख सकते हो, इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इट इज गिविंग शेप एंड स्ट्रक्चर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, कार्योथीका है, कहीं कहीं पर देखो इंटरप्टेड है, दिख रहा है, कहीं कहीं पर इंटरप्टेड है। ये दोनों भी लेयर जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, और ये इंटरप्शंस को बेटा हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या कहते हैं हम ये इंटरप्शंस को? इसको कहते हैं हम न्यूक्लियर पोर्स। सो एट प्लेसेस छोटी छोटी ओपनिंग्स है जिसको आप न्यूक्लियर पोर कहते हो। ये देखो दिख रही है। सो न्यूक्लियर पोर के ऊपर एक पोर कॉम्प्लेक्स है, ये देखो दिख रहा है। ऐसे सिर्फ होल नहीं है, सिर्फ जगह एम्प्टी स्पेस नहीं है, देयर इज अ पोर कॉम्प्लेक्स, ये देखो, which regulate flow of substance from nucleus to cytoplasm and in inverse direction। मतलब ये पोर कॉम्प्लेक्स देखता है कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म से कौन सी चीज बाहर साइटोप्लाज्म तक जा सकती है एंड कौन सी चीज साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म आ सकती है। तो इट्स लाइक अ गेट कीपर which keep a checks on the things which is getting exchange between nucleoplasm and cytoplasm। okay, तो न्यूक्लियोप्लाज्म, अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसको आप कार्योलिम्फ भी कह सकते हो। सो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, क्रोमैटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोलस। बट यस, रिमेंबर दैट न्यूक्लियोलस के आजू बाजू कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास कोई, न्यूक्लियोलस के पास कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, और फंक्शन क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म का? इट इज गिविंग सपोर्ट टू द क्रोमैटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में ही डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम सब कुछ बनते हैं। ठीक है, ओके, तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ये देखो दिख रहा है, ये है न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ये पिंक पिंक कलर की आपको दिख रही है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जो कि आपके इनर न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर होती है, जो कि आपके प्रोटीन्स, किससे बनी होती है? प्रोटीन। आप न्यूक्लियर मैट्रिक्स को न्यूक्लियर लैमिना सेम थिंग कह सकते हो, जो कि आपके न्यूक्लियस को शेप भी दे रही है एंड सपोर्ट भी कर रही है। सो न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलो आप, या फिर आप उसको न्यूक्लियर लैमिना बोलो, इट्स वन एंड द सेम। ठीक है, Now coming to the next part, that is nucleolus। ठीक है, so अगर हम nucleolus की बात करें तो nucleolus was discovered by Felix Fontana। nucleolus किसने डिस्कवर्ड किया था? फेलिस फोंटाना ने डिस्कवर्ड किया था। अब न्यूक्लियोलस किसका बना होता है? न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ rRNA, दैट इज योर राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल प्रोटीन, एंड इट इज अ बेस्ट साइट फॉर राइबोसोम बायोजेनेसिस। राइबोसोम बनने की एक बहुत बेस्ट साइट है न्यूक्लियोलस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो न्यूक्लियोलस किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ rRNA, राइबोसोमल प्रोटीन, एंड इट इज अ साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन। तो इसका काम क्या है? इसका काम है आरएनए बनाना, राइबोसोमल प्रोटीन्स बनाना एंड सेल डिविजन में हेल्प करना। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस जो होता है
कुछ सेल्स में बड़ा होता है, कुछ सेल्स में छोटा होता है। तो जैसे कि अगर हम न्यूरॉन की बात करें, एज यू आर सीइंग द पिक्चर, न्यूरॉन में जो न्यूक्लियोलस होता है वो बड़ा है, ओके, जैसे न्यूरॉन्स हो गए या ओवम हो गया उसके अंदर। एंड वही अगर हम फॉर्म की बात करें तो न्यूक्लियोलस नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस नहीं होता है। तो जो भी सेल्स आपके प्रोटीन्स बना रहे हैं उसमें यू कैन सी दैट न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, बड़ा न्यूक्लियोलस है। एंड जो भी सेल्स आपके थोड़ा कम प्रोटीन्स बना रहे हैं, ओके, या फिर कम इन्वॉल्व है इन प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर नहीं इन्वॉल्व है, उनमें जो न्यूक्लियोलस होगा वो काफी छोटा होगा, या फिर उनके पास न्यूक्लियोलस नहीं होगा। तो डोंट एवर थिंक कि ऐसे सेल्स हो नहीं सकते जिनके पास न्यूक्लियोलस नहीं होगा, ऐसे सेल्स हो सकते हैं। Now, as I told you, nucleus is made up of what? Nucleus is made up of chromatin networks. See, I have skipped certain slides because वो मैंने already आपको orally बता दिया है. It's nothing extra in that. Okay? So अब आते हैं chromatin material पे, which is the most important part of the nucleus. So nucleus के अंदर जो genetic material होता है in the form of chromosomes, which are nothing but DNA molecules associated with protein. तो हमारा जो genetic material है वो क्या है? DNA with proteins. DNA with what? DNA with histone proteins. कौन से proteins? Histone proteins. लेकिन यही क्रोमोसोम जब आपका सेल्स डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। प्लीज 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 डू रिमेंबर, आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूज्ड बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स का खाली फर्क ये है कि क्रोमैटिन इज थिन थ्रेड लाइक, ठीक है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इन द क्रोमोसोम, और जब यही कंडेंस्ड हो जाता है तो ये बन जाता है क्रोमोसोम। तो दोनों ही कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल ही है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर कभी ये चीज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल होती है, तो कहीं पे ये टाइम पे कहीं पर ये चीज क्रोमोसोम फॉर्म में होती है, ठीक है। तो नॉन डिवाइडिंग सेल्स में क्रोमोसोम अपीयर एज अ थ्रेड लाइक नेटवर्क एंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली। अगर आपको क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो दैट इज समथिंग व्हिच यू शुड डू ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज, बिकॉज मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड हो जाते हैं। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट, दैट इज द बेस्ट फेज टू स्टडी क्रोमोसोम, ओके। और न्यूक्लियस की स्टडी करनी है तो इंटरफेस। तो अब अगर क्रोमैटिन नेटवर्क की बात करें तो ये क्या है? ये थ्रेड जैसा, पतले पतले थ्रेड जैसा काफी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म दैट इज फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। फिर ये कंडेंस होता है एंड फॉर्म करता है क्रोमोसोम। तो यही स्ट्रक्चर बेटा कंडेंस्ड होता है एंड फॉर्म क्या करता है? क्रोमोसोम। ये देखो ऐसे, जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। So these chromosomes are visible during cell division. ये देखो कैसे दिखता है, देखो कैसे आपका डीएनए है, दिख रहा है, दिस इज द डीएनए। जब ये डीएनए आपके हिस्टोन प्रोटीन के बीच में, ये देखो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ कॉइलिंग करता है, तो उसके बाद ये कंडेंस्ड होके क्या बना रहा है? क्रोमोसोम। वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर टू अंडरस्टैंड बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन, हिस्टोन प्रोटीन्स, क्रोमोसोम एंड डीएनए, ठीक है। ये देखो, और ये जो स्ट्रक्चर्स जिसमें डीएनए वाइंडेड होता है विथ हिस्टोन प्रोटीन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। सो व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, ओके, डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन। ये देखो हिस्टोन प्रोटीन्स, ओके, और ये है डीएनए। So the chromatin materials contains DNA, histone as well as non-histone proteins and RNA and nucleosome. ठीक है? So chromatin material के पास क्या क्या होता है? Chromatin material के पास DNA, histone, non-histone protein, RNA and nucleosome होता है। ये देखो histone proteins. So histone protein को हम कहते हैं कि it is present in the form of histone octamer. Histone octamer means 8 molecules, 8 प्रोटीन्स मिलकर बनाते हैं आपका हिस्टोन, जो कि ऐसे रैप्ड अप होता है अराउंड द डीएनए। ये देखो, और जो डीएनए उसको रैप करता है उसको कोर डीएनए कहते हैं, और जो दो न्यूक्लियोसाइम को लिंक करता है उसको, वो डीएनए को हम लिंकर डीएनए कहते हैं। ये देखो, दिस इज द लिंकर डीएनए एंड दिस इज द कोर डीएनए। कोर डीएनए मींस जो डीएनए आपके हिस्टोन प्रोटीन को वाइंड अप कर रहा है,
फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली कैरी जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। तो क्रोमैटिन मटेरियल को जब हम स्टेन करते हैं तो ये दो टाइप का रिकॉग्नाइज होता है, और कौन सा स्टेन हम यूज कर रहे हैं इधर पे? फ्यूजन स्टेन यूज कर रहे हैं। सो दो टाइप के मटेरियल में रिकॉग्नाइज होगा, एक डार्कली स्टेन्ड होगा, एक लाइटली स्टेन्ड होगा। जो डार्कली स्टेन्ड होगा उसको हम हेट्रोक्रोमैटिन कहेंगे, और एक लाइटली स्टेन्ड होगा उसको हम यूक्रोमैटिन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो जब मैंने क्रोमैटिन को स्टेन कर दिया, मतलब मैंने एक डाई डाल दिया इसके ऊपर, तो मैं ये देखूंगी कि कुछ क्रोमैटिन का हिस्सा डार्क स्टेन हो गया है जिसको हम हेट्रोक्रोमैटिन कहेंगे, और कुछ जो है वो लाइट स्टेन है जिसको हम यूक्रोमैटिन कहेंगे। तो हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो साइलेंट है, जेनेटिकली इनर्ट है, बिकॉज उसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ डीएनए है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए है। वही यूक्रोमैटिन जो है वो हाईली एक्टिव है, बिकॉज ये वाले पार्ट में ज्यादा डीएनए है एंड थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ आरएनए। ठीक है, तो यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस। हेट्रोक्रोमैटिन हैज लेसर DNA and euchromatin has more DNA, that is why it is active. Okay, so DNA जो है वो आपका बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। DNA किसका बना होता है? DNA is a genetic material which is composed of nucleotide, that is a sugar, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये देखो न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों की बनी होती है, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। एंड डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं बच्चा? जीन। खैर ये वाले पार्ट को मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, बिकॉज ये जब भी आप मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे। ओके, सो न्यूक्लियस के फंक्शंस देख लेते हैं। इट इज कंट्रोलिंग द सेंटर ऑफ द सेल, इट इज अ साइट फॉर सिंथेसिस फॉर आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, play an important role in formation of protein, contains genetic material and passes it to the next generation. Okay, next generation तक वो pass करता है। Okay, the structure of nucleus is very very important that you should understand. Okay, I hope आपको जो structure है वो अच्छे से समझ में आ गया है। I don't think I was fast. Was I fast? Yes, comment section में बताना कि क्या मैंने fast आपको PPT रन करके बताई है। अगर बताइए तो जरूर बताना, नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा स्लो जाएंगे। बट आई वाज मतलब एक ही स्ट्रक्चर में सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते थे, बट आई वांटेड यू टू सी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब आते हैं, और हम एनसीईआरटी से भी करने वाले थे, इसीलिए आई वेंट अ लिटिल फास्ट ऑन पीपीटी बिकॉज आई वांटेड टू कवर द एनसीईआरटी हाइलाइट्स एज वेल इन दिस लेक्चर एंड आई डिडंट वांट द लेक्चर टू बी वेरी बिग। ओके, सो न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल, रॉबर्ट ब्राउन ने, फटाफट से पेन निकालो, चलो जल्दी से पेन निकालो, पेंसिल निकालो, मार्किंग करो, चलो फटाफट से निकाल लिया, चलो। सो न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था 1831 में, राइट, एंड उसको बाद में डाई किया गया था, एंड फिर उसके बाद उसका नाम लिखा गया था क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। So later the material of the nucleus stained by the basic dye was given the name chromatin by Fleming. तो chromatin ये नाम किसने दिया? फ्लेमिंग ने दिया। तो इंटरफेस न्यूक्लियस जो होता है वो हाईली एक्सटेंडेड एंड इलैबोरेट nucleoprotein fibers called chromatin, nuclear matrix and one or more spherical bodies called nucleoli. तो जो इंटरफेस का न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या दिखता है? क्रोमैटिन दिखता है जो कि एक न्यूक्लियर प्रोटीन है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स दिखता है एंड न्यूक्लियोलाई, या फिर आप उसको न्यूक्लियोलस भी कह सकते हैं। Electron microscope has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between, is called the perinuclear space. तो वही दिया है, मैंने बताया था आपको कि जो आपका ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है and separated by a perinuclear space which forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये एक बैरियर की तरह एक्ट कर रही है सो दैट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में फ्री एक्सचेंज ना हो। फिर आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके ऊपर राइबोसोम भी है। ये याद रखो, हाँ भूल जाते हो कि आउटर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम है या नहीं, एनसीईआरटी देती है भाई है उस पे राइबोसोम। ओके, फिर नंबर ऑफ प्लेसेस पे ये इंटरप्टेड होती है बाय माइन्यूट पोर्स, ये देखो लिखा हुआ है, एंड इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। एंड ये एक वो पैसेज है जहां पर मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा कोई भी चीजें अंदर बाहर जाती है बिटवीन द टू साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म।
नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, बट वेरिएशंस ऑब्जर्व होते हैं, ये मैंने आपको वेरिएशन पीपीटी में बताए थे, इसीलिए आई ऑप्टेड फॉर पीपीटी फॉर न्यूक्लियस एज वेल, ठीक है। फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमैटिन होता है। फिर न्यूक्लियोलाई एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। न्यूक्लियोलाई इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, लिख लो वहां पर। फिर कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस क्या है, इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, दिख रहा है ये नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, तो यहाँ पर आरएनए सिंथेसिस होता है। Larger and numerous nuclei are present in cells actively carrying out protein synthesis, ये मैंने आपको पढ़ाया ना, जो सेल ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं उनमें ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके फिर ये क्या दिया है, इंटरफेस न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड इंडिस्टिंक्ट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन, और ये सेल डिवीजन के स्टेजेस में इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। तो क्रोमैटिन में क्या होता है, क्रोमैटिन में डीएनए है विद हिस्टोन प्रोटीन्स एंड कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज एन आरएनए आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए। A single human cell has approximately 2-meter long thread of DNA distributed among its 46 pairs, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये मैंने आपको पीपीटी में नहीं बताया था कि अराउंड हमारा 2 मीटर एक लंबा थ्रेड जैसा डीएनए है जो कि हमारे टोटल क्रोमोसोम्स दैट इज 46 क्रोमोसोम्स को कवर करता है। इसकी डिटेल्स आप पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, इसीलिए इवन आई डिडंट टॉट यू, बिकॉज हम वो भी चैप्टर पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो हम तब पढ़ लेंगे। So every chromosome is visible, essentially every chromosome visible only in dividing cells. तो क्रोमोसोम कब विजिबल होता है, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, जब वो फेजेस में होता है ना, एंड उसको अच्छे से देखने के लिए आपको मेटाफेज स्टेज इज द बेस्ट फेज टू सी, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। Okay, essentially has a primary constrictor or the centromere on the sides of which disc-shaped structure called kinetochores present. ये देखो बीच का जो कंस्ट्रिक्शन है ये क्रोमोसोम का, उसको आप प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमेयर कहते हैं, और उसके साइड्स में होते हैं काइनेटोकोर्स। ओके, सेंट्रोमेयर होल्ड्स टू क्रोमैटिड ऑफ अ क्रोमोसोम, तो बीच में जो सेंटर है जिसको आप सेंट्रोमेयर कहते हैं उसके ऊपर दोनों क्रोमैटिड स्थित होते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ, ये देखो ये है क्रोमैटिड, ये दिख रहा है एक, ये और ये एक क्रोमैटिड, ठीक है। ये देखो ये ऐसे होते हैं, ऐसे, तो ये क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो बीच में हेल्ड होते हैं, मतलब उनको ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, और साइड्स में होते हैं काइनेटोकोर। ओके, बेस्ड ऑन द पोजीशन, ये आपके सेंट्रोमेयर के पोजीशन के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो है जिसमें सेंट्रोमियर बीच में है और 2 इक्वल आर्म्स आते हैं। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो है जिसमें सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे है, तो उसमें एक आर्म शॉर्टर होगा और एक लॉन्गर। एक्रोसेंट्रिक कौन सा है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम वो है जिसमें सेंट्रोमियर एक टुवर्ड्स द एंड है, तो एक बहुत शॉर्ट होगा दूसरा बहुत बड़ा। एंड लास्ट वाला है टीलोसेंट्रिक, जिसमें जो सेंट्रोमियर है वो एकदम एंड में होता है, जिसमें एंड में होता है एंड एक आर्म दिखता है। आई शो यू द डायग्राम्स, वेट, गोइंग लिटिल बिट फास्ट, हम इसमें डायग्राम्स देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, सो कैन यू सी एवरीबडी? यस, आई होप यू ऑल कैन सी द डायग्राम्स। तो अगर आप पहला डायग्राम देखें तो यहाँ पर ये देखो सेंट्रोमियर बीच में है, तो सेंट्रोमियर बीच में है तो ये देखो ये दोनों आर्म्स इक्वल है, करेक्ट। ओके, एंड यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर एक आर्म बड़ा है एक आर्म छोटा है, ये देखो ये ऊपर वाला छोटा है, इधर पे एक आर्म बड़ा है। यहाँ पर क्या है, एक काफी लंबा है और एक काफी छोटा है। और टीलोमर में क्या होता है, ये एकदम एंड में होता है, तो एक आर्म बहुत ही ज्यादा लंबा होता है और एक इज वेरी 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 शॉर्ट। तो ये 4 टाइप्स के आपके क्रोमोसोम होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, ठीक है। इसके एंड में जो होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सैटेलाइट, या फिर आप इसको टीलोमर्स भी कहते हो। टीलोमर्स क्या करते हैं, टीलोमर्स ये देखो एंड ऑफ द जो क्रोमोसोम होता है ना बेटा, उसको हम टीलोमर्स भी कहते हैं। तो टीलोमर्स क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम्स के एंड्स को स्टिक होने से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो these are the 4 types of chromosome which you should know. ओके, तो ये आपके क्रोमोसोम का प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, जिसके बारे में आपको डिटेल
Okay, so that is about your primary constriction. Now there was one more word called as kinetochore, जो आपके सेंट्रोमेर के ऐसे साइड्स में होता है, ऊपर आपने देखा ना. तो ये काइनेटोकोर का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. काइनेटोकोर के एरिया में स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, जो आपके क्रोमोसोम्स को पुल अप करने में काम आते हैं. सी दैट इज समथिंग जो होता है एनाफेज स्टेज में. आपने सेल डिविजन अभी तक नहीं पढ़ा होगा या पढ़ भी लिया होगा, तो आपको पता होगा कि सेल जो होता है वो 4 फेज में डिवाइड करता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. सो एनाफेज फेज में क्या होता है ना, ये स्पिंडल फाइबर्स फुल होते हैं, जिससे ये जो दो क्रोमैटिड दिख रहे हैं आपको, ये सेपरेट हो जाते हैं. तो ये स्पिंडल फाइबर्स जो है वो काइनेटोकोर्स के एरिया में अटैच्ड होते हैं, ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर थिंग अबाउट द न्यूक्लियस. सो हमने पीपीटी में से सारा स्ट्रक्चर किया है, फिर हमने एनसीईआरटी में भी हाईलाइट मार्क किया. सी क्रोमोसोम यहाँ पे इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज आपको ये चीज पढ़ाई जाएगी आप जब 12th स्टैंडर्ड में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे पढ़ोगे. वी विल बी स्टडिंग दैट टुगेदर एज वेल, ठीक है. So I hope you have understood the lecture and you have enjoyed the lecture. So if you have understood, please do subscribe to my channel and share it with your friends as much as you can. And sorry, I know that it was a little big lecture, but क्या करे यार, न्यूक्लियस इतना बड़ा था. ठीक है. So खैर, I'll meet you soon in the next lecture. Till then, bye, take care, work hard.